हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है फिर से चैनल पे। और आप लोग के डिमांड के अनुसार हम तीसरा सेट आपको करवा दिए थे। और थोड़ा हेल्थ हेल्थ इशू के कारण, हेल्थ प्रॉब्लम के कारण तबीयत मेरी ठीक नहीं चल रही, इसके कारण से हम चौथा सेट जो है वो आपको करवा तो नहीं पाएंगे, लेकिन उसका क्वेश्चंस है मेरे पास जो कि इम्पोर्टेंट है। एक बार उसको देख के चले जाइएगा आप, ठीक है। हम आपके सामने सारा स्लाइड को बता देते हैं, जिसमें से 32 क्वेश्चन होगा टोटल। वो सारे सेट को आपको करके जाना है, ठीक है। तो आप इस सेट को देख लीजिए एक एक करके क्वेश्चन को। और क्योंकि आप लोग इतना डिमांड किए थे कि सेट लाइए सेट लाइए, एक बार आप बुक से पढ़ लीजिएगा इसको। देखिए क्या रहा है, क्या कर रहा है। मेंशन द एजम्पशंस ऑफ पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर। आप एजम्पशन जानते हैं ना, सबको कांस्टेंट रखते हैं, वही एजम्पशन है। प्राइस को ये टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट, आपका उसको क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा टेक्नोलॉजी, जो हमारा रिसोर्स है उसको यूज मैक्सिमम करते हैं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट। और जो है लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हम प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, यही उसका एजम्पशन है। और टू गुड्स का ओनली प्रोडक्शन करते हैं, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं कि पीपीसी का जो है वो पीपीसी का एजम्पशन है। बोलेगा कि व्हाट डज पीपीसी शेप ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो स्ट्रेट लाइन एमओसी के कांस्टेंट होने की वजह से स्ट्रेट लाइन होता है पीपीसी, आप जानते हैं। और एमओसी को कांस्टेंट आप जो है इस प्रकार से बना दीजिएगा कि एमओसी कांस्टेंट इस प्रकार से होता है। एमओसी कांस्टेंट जो है, ये एमओसी कांस्टेंट जो है वो इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन हो जाए। स्ट्रेट लाइन एमओसी के स्ट्रेट लाइन होने की वजह से पीपीसी जो है ये एमओसी के कांस्टेंट होने कर, एमओसी जब कांस्टेंट हो, एमओसी कांस्टेंट है, उसके वजह से पीपीसी जो है वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, आप जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है कि व्हाट इज द शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी। शिफ्ट जो है वो 2 कारण से करता है, कहता है रिसोर्स का इंक्रीमेंट और टेक्नोलॉजी जो है इंप्रूव हो। तो इससे पीपीसी जो है, ये जो हमारा शिफ्ट है ना, इस प्रकार से ये राइट वर्ड की ओर इस प्रकार से, अगर ये कॉनकेव है तो स्ट्रेट लाइन है तो ऐसा, अगर ये कॉनकेव है, अगर ये कॉनकेव है तो कॉनकेव, ये राइट वर्ड शिफ्ट इस कारण से होता है ना। और बोल रहा है आपको शिफ्टिंग में तो राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड दोनों ना होता है शिफ्टिंग में, इस प्रकार से लेफ्ट वर्ड भी आप शिफ्ट कर सकते हैं, राइट वर्ड इंक्रीज कर जाए तो राइट वर्ड, और डिक्रीज कर जाए रिसोर्स तो लेफ्ट वर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बोल रहा है डिफाइन यूटिलिटी। आप यूटिलिटी का डेफिनेशन जानते हैं। यूटिलिटी जो है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी को कहते हैं, और वो 2 टाइप का, मार्जिनल और टोटल, दोनों को डिफाइन कर दिया एक लाइन में, ये काफ़ी आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है डिफरेंस, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इन्फीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स। इनकम के बेस पे अगर इनकम बढ़े कंज्यूमर का, इनकम बढ़े कंज्यूमर का, तो इनकम बढ़ने से जो है उस गुड्स का डिमांड बढ़े तो वो नॉर्मल गुड्स, इनकम बढ़े और जिस गुड्स का डिमांड बढ़े तो वो नॉर्मल गुड्स होता है। और इनकम बढ़े जिस गुड्स का डिमांड कम हो जाए, मतलब डायरेक्ट रिलेशन जहाँ होगा, डायरेक्ट रिलेशन, उसको बोलते हैं हम लोग इनॉर्मल गुड्स। और इनवर्स रिलेशन जहाँ होगा उसको बोलते हैं इन्फीरियर गुड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे राइट द मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और फैक्टर एंड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। आप जानते हैं ना प्राइस इलास्टिसिटी, कहता है कि डिमांड बढ़े प्राइस के चेंज करने से कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपको बोला कि परफेक्ट इलास्टिक का डिमांड, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड बताइए। तो परफेक्टली इलास्टिक आप डिमांड जो है आप बताइएगा जहाँ पे मेडिसिन का डिमांड हो, जहाँ पे कोई ड्रग्स का डिमांड हो, कोई इस प्रकार से डिमांड हो, जो कि ऑक्सीजन का डिमांड हो, हॉस्पिटल में मेडिसिन का डिमांड हो, उस प्रकार के डिमांड को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। उसका एग्जांपल बता दीजिएगा, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है गिव टू एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। आप जानते हैं ना वेरिएबल कॉस्ट, कहता है इस प्रकार का कॉस्ट जो कि आउटपुट के साथ वेरी करे उसका वेरिएबल कॉस्ट, है ना। उसका एग्जांपल कहिएगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। और दूसरा जो है आप बताइएगा कि हमारे पास अगर हम वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल दें तो हम अगर कैजुअल स्टाफ रखें उसके वजह से हम जो है उसका सैलरी, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोला व्हाई इज द शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट यू सेव। करा है ये यू सेव का होता है, ये एवरेज कॉस्ट इस प्रकार से होता है ना, एवरेज कॉस्ट यू सेव, कहता है ये इस प्रकार इसलिए होता है यू सेव क्योंकि इसमें जो है दोनों है, एवरेज फिक्स कॉस्ट भी है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। कहता है कि जैसे से ये दोनों कॉम्बिनेशन, कहता है एवरेज फिक्स जो है वो हर बार घटता जाता है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो क्या होता है, उसका नेचर होता है एबीसी का। आप पढ़े हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इस प्रकार से होता है कि फर्स्ट में वो घटता है और दोबारा बढ़ता है, तो दोनों कॉम्बिनेशन से जो है ये बनता है, इस कारण से वेरिएबल कॉस्ट जो है वो यू शेप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये बोला कि स्टेट द लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई आप जानते हैं ना, प्राइस और सप्लाई के भी डायरेक्ट रिलेशन को बताता है, और लॉ ऑफ सप्लाई का ऐसे ग्राफ बना देना है आपको, ठीक है। इसी को कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्राइस अफेक्टेड बाय इंक्रीज, हाउ इज प्राइस अफेक्टेड बाय इंक्रीज इन डिमांड। कहता है कि डिमांड अगर बढ़ेगा तो प्राइस भी अफेक्ट होगा, आपको ग्राफ के तरह बताना है। कहता है कि ये देखिए ये डिमांड है और ये सप्लाई है, ये डिमांड है।
आपको बोला कि हाउ इज प्राइस अफेक्टेड, कर सप्लाई को हम बढ़ा दिए, देखिए प्राइस अफेक्ट करके ना प्राइस बढ़ गया, पहले ये इक्विलिब्रियम ये था, अब इक्विलिब्रियम ये हो गया, प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी बढ़ गया। आप दूसरा एग्जांपल कर दीजिएगा कि प्राइस जो है घट गया, ये डिमांड सप्लाई, अगर हमारा प्राइस ये था हम डिमांड को घटा दिए तो बैकवर्ड शिफ्ट प्राइस घट गया, तो इसको आप ग्राफ बना के इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि वेयर इज द इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन, इक्विलिब्रियम प्राइस इस प्रकार से होता है जहाँ पे डिमांड जो है वो सप्लाई के बराबर हो, ये प्राइस हो गया, तो कहते हैं भाई डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, प्राइस डिटर्मिनेशन ऐसे होता है, आगे इसको लिख दीजिएगा कि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला व्हाट इज द मीन बाय इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम, जहाँ पे डिमांड ये सप्लाई, ये हो गया हम पी दे दिए, ये हो गया ओपी, ये हो गया हमारा क्यू, ये हो गया हमारा ओ क्यू का क्वांटिटी डिमांड, और ये हो गया हमारा ओपी जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस है ना, यही ना बोला आपको बारे में, इसको ग्राफ को बता दीजिएगा डी टी इज द डिमांड कर, वैसे सीधे सप्लाई कर एट इंटरसेक्शन पॉइंट ई, ओपी इज द प्राइस एंड ओ क्यू इज द क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एएफसी कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, व्हाई, आप बोलिएगा बिकॉज एएफसी कर्व ये ना है, एएफसी एवरेज फिक्स कॉस्ट, आप बताइएगा एएफसी कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बिकॉज ऑफ व्हेन वी इंक्रीज द with the increase in the output level it cost always decreases, it never increases, इस कारण से ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है और ये इस प्रकार का होता है, आप जानते हैं। ठीक है, इतना बता दीजिएगा लैंग्वेज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, आप जानते हैं रिलेशन क्या होता है, ये हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और ऐसे हो गया ये मार्जिनल कॉस्ट, आप जानते हैं कैसे, बताइएगा कि एबीसी जब तक जो है एबीसी हमारा डिक्रीज करता है तब तक एबीसी बड़ा होता है मार्जिनल कॉस्ट से, जहाँ इंटरसेक्ट कर जाए वहाँ एबीसी बराबर होता है मार्जिनल कॉस्ट के, और जहाँ हमारा एबीसी राइज करने लगे तो एबीसी छोटा हो जाता है मार्जिनल कॉस्ट से, ये तीन रिलेशन आप इसको लैंग्वेज में लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो बोला कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू स्केल ये लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट है, इसमें तीन, पहला क्या इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न, ये आपको बताया मैं पिछले वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आप जानते हैं ये पहले वीडियो में बताएं आप, हाउस होल्ड ये प्रोड्यूसर दोनों के बीच गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो, इसका दो, एक होता है रियल फ्लो और दूसरा मनी फ्लो, दोनों को बता दीजिएगा तो वो हो गया हमारा सर्कुलर फ्लो, आप इस प्रकार से डायग्राम बना के दिखा दीजिएगा, आप जानते हैं इसके बारे में पहले से। ठीक है, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ इज द नेशनल इनकम कैलकुलेटेड बाय एक्सपेंडिचर मेथड, ये वीवीआई क्वेश्चन दे लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट तो सब है, एक्सपेंडिचर मेथड से आप जानते हैं ना कि जो है कौन कौन सा इसका फॉर्मूला होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट, सबको जोड़ते हैं। आप बताइएगा कि हाउ आपका कंजम्पशन मेड बाय द प्राइवेट सेक्टर इज कॉल्ड बाय कंज्यूमर इज कॉल्ड प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन मेड बाय गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसर इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और नेट एक्सपोर्ट का मतलब डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, इसको लैंग्वेज में बता देना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गिव एनी टू एग्जांपल ऑफ फ्लो कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट का दो एग्जांपल आप जानते हैं ना, क्या क्या, प्रोडक्शन, सेविंग, कंजम्पशन है ना, डिमांड, सप्लाई, ये सब जो है इनकम, ये सब जो है फ्लो कॉन्सेप्ट का, फ्लो कॉन्सेप्ट को पहले बता दीजिएगा तब एग्जांपल दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ वेल्थ, ये जानते हैं आप पहले से मनी का कॉन्सेप्ट कर रहा है कि हम जो है वेल्थ को स्टोर नहीं कर सकते, जब मनी का कॉन्सेप्ट नहीं था तो बार्टर सिस्टम के तहत वेल्थ को बहुत ज़्यादा दिन तक हम स्टोर नहीं कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये बोला कि एक्सप्लेन द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कर रहा है कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब जब कमर्शियल बैंक को कहीं से पैसा नहीं मिलता है तो उसका जो है उसको पैसा देने वाला लास्ट में आशा की आखिरी किरण आरबीआई है, इसीलिए लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं उसको, है ना। इफ द कमर्शियल बैंक गेट never get fund from any financial institution or any financial corporation, that in that condition the RBI give money, lend money to the commercial bank, it is the last hope of the commercial bank, इसी को कहते हैं हम लोग lender to the last resort। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप कमर्शियल बैंक को डिफाइन करना है, कहता है कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका काम क्या होता है, एक्सेप्टेड डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, क्या डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन देना, लोन एडवांस करना, है ना, लोन एडवांस करना। तीसरा कहता है कि इसके बाद कहता है लोन एडवांस करने के बाद ये यूटिलिटी फंक्शन है ना, लॉकर फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट, ये सब जो है ये फैसिलिटी उसके द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय द एग्रीगेट सप्लाई, कहता है कि टोटल आउटपुट अवेलेबल बाय द टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर इन द 1 ईयर, ड्यूरिंग द 1 ईयर इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई, और एग्रीगेट सप्लाई का बताइएगा, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है और ये इनकम के बराबर होता है, एग्रीगेट सप्लाई ऑल्सो नोन एज इनकम, इसी को हम लोग कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, चलिए पढ़े हुए आप सारा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्लेशनरी गैप, आप जानते हैं ना, जहाँ पे डिमांड एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए एग्रीगेट सप्लाई से, और इसका ग्राफ बना के बता दीजिएगा, ये एएस ये एडी, यहाँ पे हमारा एडी जो है वो कम है और एएस ज़्यादा है, इसी को बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, यहाँ पे एडी एस बराबर
AD इक्वल टू AS और इधर AD इज ग्रेटर देन AS, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये एग्जांपल के थ्रू आप बता सकते हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बीच जैसे ही MPC को बढ़ाते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी बढ़ जाता है, क्योंकि जब कंजम्पशन ज़्यादा करेगा, क्योंकि हमारे इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम बढ़ेगा, इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन भी बढ़ता है, ठीक है। आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये एक इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा ये क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट बजट। आप जानते हैं ना गवर्नमेंट बजट जो है इसमें एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट को लिखा जाता है एक ईयर के बाद। इसको इसका दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको बोलते हैं क्या क्या, एक को बोलते हैं रिसिप्ट जिसमें दो रिसिप्ट में कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट, और एक्सपेंडिचर में भी दो, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको एक्सप्लेन करते हैं दो लाइन में, ठीक है। what problems may be recorded by the fiscal deficit in the economy। कह रहा है कि फिजिकल डेफिसिट के चलते प्रॉब्लम ये होता है कि हमारी इकोनॉमी में नेशनल बर्डन हमारे आने वाली जनरेशन पे बनता है, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाता है, ये सब जो है प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ता है। कहता है कि विशियस सर्कल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फिजिकल डेफिसिट, कि हर बार आपका कर्ज बढ़ता जाएगा तो आप दलदल में धंसते जाइएगा, आप कर्ज चुकाने में ही पैसा देते रहिएगा, तो उसको कहते हैं हम लोग ये सब इम्प्लीकेशंस है या सब प्रॉब्लम जो है हमको फेस करना होता है। सरकार का रेपुटेशन खराब होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिबिलिटी जो है वो इफेक्ट होता है गवर्नमेंट का या हमारी इकोनॉमी का, वो सब जो है इसका प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द कैपिटल रिसिप्ट डिफरेंट फ्रॉम द रेवेन्यू रिसिप्ट। आप जानते हैं ना कि कैपिटल रिसिप्ट हम लोग उस रिसिप्ट को कहते हैं जहाँ पे सरकार के द्वारा अगर जो है पैसा मिला वो कर्ज के रूप में लिया, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। सरकार कोई एसेट्स बेचा उससे पैसा मिला उसको कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। दूसरा बोला रेवेन्यू रिसिप्ट, कहता है इसमें तो पैसा मिलता है लेकिन वो पैसा जो है रेवेन्यू रिसिप्ट में दो प्रकार का रिसिप्ट होता है, एक को बोलते हैं टैक्स रिसिप्ट और दूसरा को नॉन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट में दो आता है, एक को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स और दूसरा को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ये दोनों को आपको बता देना है, इसका एग्जांपल लेके बता देना है। और नॉन टैक्स में इसका एग्जांपल आप जानते हैं ना, फी, फाइन, चीट, स्पेशल असेसमेंट, ये डोनेशन, चैरिटी, ये सब का एग्जांपल है। इसी को बता देना है आपको, लैंग्वेज में लिख देना है, आपको सब बताए हुए हम क्लास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द डिवैल्यूएशन एंड डिप्रेशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। आप जानते हैं ना, कह रहा है कि डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन के बीच क्या अंतर है, तो आप बताइएगा। डेप्रिसिएशन जो होता है ना डोमेस्टिक करेंसी का, वो डेप्रिसिएशन जो होता है वो फ्लेक्सिबल रेट के तहत होता है, मार्केट डिमांड सप्लाई फोर्सेस की वजह से, डिमांड सप्लाई फोर्सेस की वजह से उसको बोलते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन, है ना। हमारे करेंसी का वैल्यू जो है वो कम हो जाता है, करेंसी का वैल्यू डिक्रीज कर जाता है, उसको बोलते हैं। और ये किसके द्वारा होता है, ये मार्केट वैल्यू ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट फोर्सेस के कारण इसको बोलेगा मार्केट फोर्सेस। और ये जो होता है ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के तहत होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अब बोलता है कि तो फिर ये क्या हुआ डिवैल्यूएशन, कहता है डिवैल्यूएशन में इसमें भी डिक्रीज करता है करेंसी का वैल्यू, इसमें भी कहता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। लेकिन ये जो है ये डिवैल्यूएशन जो है ये अपने से नहीं, मार्केट फोर्सेस के नहीं, ये गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग डिवैल्यूएशन, ठीक है। और ये जो है ये फिक्स एक्सचेंज रेट के तहत होता है, फिक्स एक्सचेंज रेट, क्योंकि ये गवर्नमेंट करती है, ठीक है। इतना ही आपको डिफरेंस दोनों के बीच लिख देना है, ये काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल। कहता है फिक्स एक्सचेंज रेट जो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाए उसको फिक्स एक्सचेंज रेट जो कि मार्केट फोर्सेस की वजह से होता है, और ये फिक्स एक्सचेंज गवर्नमेंट के द्वारा, ये मार्केट फोर्सेस से नहीं होके ये गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया गया रेट है। और ये जो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ये कहता है डिमांड सप्लाई मार्केट फोर्सेस के कारण से फ्लेक्सिबल होता है, ये घटता बढ़ता है, इसको हम लोग कहते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ठीक है। चलिए, और ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, ये मार्केट फोर्सेस से होता है, इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि डिस्टिंग्विश बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट। करंट अकाउंट में सिर्फ क्या क्या तीन आइटम आता है, कौन कौन सा। पहला करंट अकाउंट में आता है क्या, पहले होता है गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, दूसरा बोलता है यूनिटल ट्रांसफर, गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यूनिटल ट्रांसफर, उसको बोलते हैं करंट अकाउंट का आइटम हो। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में सब आता है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, तीनों, इसको तीनों को मिला के तो आप बोलिएगा कि कैपिटल अकाउंट जो है वो आपका नैरो कॉन्सेप्ट, कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट जो वो नैरो कॉन्सेप्ट है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट का हिस्सा है करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट सिर्फ तीन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, इसमें सब आता है, विजिबल, इनविजिबल, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, सब जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है। इतना लिख दीजिएगा, काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए शॉर्ट खत्म हो गया, लॉन्ग टाइप पे कहता है हु इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाई डज इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज। आप जानते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को कहते हैं, और ये तीन कारण से होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स और अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। इसको बोल देते हैं हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अभी आपको एक्सेप्शन पिछले वीडियो में बताएं, देख लीजिएगा उसको जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोला कि डिफाइन सप्लाई,
व्हाट आर द कॉजेज विच डिटरमाइन द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी। आप जानते हैं ना फैक्टर सप्लाई का, सप्लाई को आप डिफाइन कीजिएगा पहले, है ना, उसके बाद फैक्टर्स उसका क्या, सप्लाई मीन्स क्या, कहता है कि सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट द सप्लायर इज विलिंग टू सेल एट डिफरेंट एट स्पेसिफिक प्राइस इज कॉल्ड सप्लाई। इसका फैक्टर्स क्या क्या होता है, सप्लाई का फंक्शन पी, पी आर, एन एफ, पी एफ, टी, ई, जी, जीपी, ये सब जो है फैक्टर सप्लाई है। प्राइस रिलेटेड, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, नंबर ऑफ फर्म्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, एक्सपेक्टेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, गोल ऑफ द फर्म, ये सब सबको एक लाइन लिख देना है, बस हो गया। हाउ इज प्राइस डिटरमाइंड इन द मोनोपोली, मोनोपोली में प्राइस डिटरमाइंड जो है वो खुद के द्वारा होता है, और आपको मोनोपोली का फीचर्स लिख देना है कि फ्राइड वो खुद वो प्राइस मेकर है, वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा जो है न्यू फर्म का एंट्री नहीं है, उसमें प्राइस डिटर्मिनेशन होता है और प्राइस के बेस से वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। आपको बताया हुआ मोनोपोली का फीचर्स लिख देना है, ठीक है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन जीडीपी जीएनपी के बीच में आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से पता है। जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस किया गया, और जीएनपी का मतलब इसमें भी हमारे इकोनॉमी में प्रोड्यूस किया गया है, लेकिन ये डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस किया गया है, और ये डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं करा, ये कहीं भी प्रोड्यूस किया गया है, लेकिन हमारे लोगों के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। इस बेसिक डिफरेंस है ना। पहले इसको बताना है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, उसको जीडीपी कहते हैं। और उसमें जो है उसमें से हम अगर एनएफआई को घटा दें तो वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है, एनएफआई को जोड़ दें तो वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है, क्योंकि एनएफआई में हमारा फीफा माइनस फीटा का डिफरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, मनी का डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे पास लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स था, चारों बार्टर सिस्टम को हटाने के कारण ये जरूरी था, और मनी का आप जो है फंक्शंस लिख देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि हाउ इज एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइंड बाय सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। कह रहा है कि हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से हमारा सेविंग की एक दिन इन्वेस्टमेंट बनता है, और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा अगर तो हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से लोग का इनकम होगा, और इनकम के बढ़ने से हमारे देश में लोग के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आएगा, इनकम बढ़ेगा तो लोग खर्च करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगा, तो उससे जो है हमारी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइंड होता है, ठीक है। इतना सारा क्वेश्चन को आप लिख देंगे, ये क्वेश्चन आज 38 ही था, ठीक है। आप सारा क्वेश्चन को देख के एक बार हम शॉर्ट में बता ही दिए आपको सारा, ठीक है। आपको इतना देर हम और नहीं बता सकते हैं ज़्यादा देर तक, आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट सारे बच्चे को, 4 सेट करवा दिए, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। जितना आपको बनाना है, क्योंकि आपके पास 16 क्वेश्चन का होता है ये, इसमें से 8 आपको बनाना होता है, सॉरी 15 दूनी 30, हाँ 15 क्वेश्चन शॉर्ट में, और आपको 8 क्वेश्चन होते हैं, इसमें से 4 आपको बनाना होता है, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन जो है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि इसमें से आ जाएगा क्वेश्चन। ऐसे ही आप लोग हमारे साथ लाइव में भी हम उम्मीद है शाम को मिलेंगे, तबियत नहीं ठीक होने के बावजूद भी, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सारे बच्चे को, आप लोग ऑल द बेस्ट, आप लोग एग्जाम दीजिए अच्छे से, थैंक यू।